हे गाइस, वेलकम टू प्लस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 को डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे उन सबको डिस्कस करते हुए चलेंगे दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और रही बात एग्ज़ाम की, तो वेडनेसडे को डिसाइड हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम इस वाले जो 20 और 22 का जो डिसाइडेड है उसमें होगा या फिर आगे शिफ्ट होगा। तो ये वेडनेसडे को डिसाइड हो जाएगा। आयोग कानूनी सलाह लेकर बता देगा, है ना। और वैसे दिलीप सर भी थोड़ा प्रयास कर रहे थे, मतलब अब बोले थे कि वेडनेसडे को हम जाकर ज्वाइन करेंगे, फिर बात होगी जो भी उसके बाद डिसाइड हो जाएगा। तो इसको लेकर चिंता नहीं करनी है और अपनी पढ़ाई को जो भी है उसको जारी रखनी है। तो चलिए दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन बनता है, अगर उनमें यानी कि विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते हैं। ये किस विद्रोह की बात की जा रही है? 1857 के विद्रोह की बात की जा रही है, उसी के संबंध में। अगर उसमें एक भी योग्य नेता निकलता, मतलब कोई एक नेता जो कि बहुत योग्य होता और वो इसको नेतृत्व करता, तो शायद अंग्रेज वहाँ पे हार जाते, क्योंकि वो जब लड़ाई हुई थी ना, वो बहुत ज़्यादा भयंकर हुई थी। मतलब बहुत ज़्यादा यूनिटी देखने को मिली थी उसमें, बहुत ज़्यादा यूनिटी देखने को मिली थी। हालांकि बहुत छोटे वर्ग ही उसमें शामिल हो पाए, लेकिन फिर भी जितना थे उतना बहुत ज़्यादा हो गए थे। इसी वजह से तो उसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम वाला लड़ाई कहा जाता है ना, ऐसे नहीं कहा जाता। तो ये एक्चुअली जो कमेंट था वो किनके द्वारा किया गया था, यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो ये हुआ था जॉन लॉरेंस के द्वारा। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, कमेंट से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ तक कि इसका एक कमेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, आरसी मजूमदार का एक कमेंट है, ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो इस कमेंट को ही मेंस में भी पूछ लिया गया है। मेंस में भी इसके क्वेश्चन बने हैं, डायरेक्ट यही क्वेश्चन, इस पे आप क्या कहोगे, क्या कमेंट आपके थॉट है, तो वो क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो ये टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो ये आप याद रखोगे। अगर मैं बात करूँ कि 1857 की क्रांति के समय प्रधानमंत्री तब पामस्टन थे, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग, है ना। फिर उस समय मुगल सम्राट बहादुर शाह जो द्वितीय थे, बहादुर शाह जफर जिनको कहते हैं, वो थे। और इसको दबाने के लिए 1857 की जो क्रांति थी उसको दबाने के लिए सरकारी तौर पे कैम्पबेल को नियुक्त किया गया था सेनापति के तौर पे। और विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो वो था कमल रोटी, याद रखिएगा ना। और अगर मैं बात करूँ कुछ कमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन रेगुलर बनते हैं एग्जाम में, तो उसमें आपका हो जाएगा धर्मेंद्रों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, जो कि LER रिच के द्वारा ऐसा कमेंट किया गया था, मतलब धर्म में अंधे लोगों का उनके विरुद्ध युद्ध है। तो LER रिच के द्वारा। अगर मैं TR होम्स की बात करूँ, TR होम्स की, तो इन्होंने कमेंट करा था बर्बरता और सभ्यता के बीच ये युद्ध हो रही है। फिर एक है आपके जेम्स आउट्रम और टेलर, दोनों ने एक कमेंट करा था, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र इसको कहा था 1857 की क्रांति को, है ना, इसको। और आपका लॉरेंस सीले और ट्रेवेलियन होम्स जो थे, उन्होंने सैनिक विद्रोह कहा था इसी को। और उसी को दो भारतीयों ने समर्थन भी किया था कि हाँ, ये एक सैनिक विद्रोह है जिसमें आपका नाम आता है दुर्गादास और सर सैयद अहमद खां, है ना। और आपको बता ही दिया मैंने, आरसी मजूमदार का जो कमेंट था वो मेंस में भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा आपका BD सावरकर जो थे, उन्होंने कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, जो कि सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है ना। फिर इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी दोस्तों? तो इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा डिजरायली ने दी थी। और अपने भारत के तरफ से अशोक मेहता ने इसको फेवर किया था ना। तो ये क्वेश्चन कुछ है जो बनते हैं एग्जाम में रेगुलर वाइज, ऐसे टॉपिक्स है ना। और 1857 के ऊपर एक बुक लिखा गया था जो सरकारी तौर पे लिखा गया, वो SN सेन के द्वारा लिखा गया दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, इसी वजह से सारे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते चलिए। और अभी का समय ही है आपको रिवाइज करना, क्विक रिवाइज तो अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया? तो वो था आपका अवध। इसी की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का वो करके अवध को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था डलहौजी के द्वारा, है ना, जो कि 1854 में ये रिपोर्ट आई थी, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं।
7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किस कारखाना अधिनियम में काम करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था? तो वो 1881 का पहला कारखाना अधिनियम आया था, रिपन के टाइम में आया था ना, लॉर्ड रिपन के टाइम में। तो इन्होंने ही क्या किया था, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाना में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, और साथ ही साथ जो कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे उनको उनके मतलब टाइम पावर को घटा दिया था। फिर आपका जो उसके आगे ने 9 हावर के 12 हावर के हो गए, फिर आपका 14 हावर के हो गए, तो उन सबको लगभग किया था, और महिलाओं के लिए भी कुछ कंसेशन किया था ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहीं से आपका कारखाना अधिनियम स्टार्ट होता है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में न्यायिक सेवा का जनक वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। जिन्होंने प्रत्येक जिला में सबसे पहले एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना करवाई थी, जो कि आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 74 में जाकर कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, आपको ये पता ही होगा। और इन्होंने हिंदू कोड को भी संकलित करवाया था एक्चुअली। तो इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि बनते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? तो आपको पता ही है दोस्तों, कमिश्नर टेलर थे, इन्होंने इसको पीर अली को एक दिन के बाद ही पकड़ के फांसी पे लटका दिया था ना। चलिए, जो कि पटना के कमिश्नर थे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने करी थी? तो उसकी अध्यक्षता दोस्तों चित्तरंजन दास ने करी थी, देशबंधु चित्तरंजन दास ने। 1922 में हुआ था ना ये, एक्चुअली 1922 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार के निम्नलिखित जिले में से किस जिले में 30 जुलाई 1857 को कंपनी सरकार द्वारा सैनिक शासन लागू नहीं किया गया था? कहाँ पे लागू नहीं किया गया था पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो उसमें से आपके कुछ रीजन है जहाँ जहाँ पे लागू किया गया था ना, जिसमें आपका सारण आ जाता है, तिरहुत आ जाता है, चंपारण आ जाता है, और पटना आ जाता है। ये सब जगह तो लागू किया ही गया था। और इसके अलावा आपका शाहबाद, जो कि आपका वीर कुंवर सिंह की भूमि, वहाँ पे भी लागू किया गया था ना। तो ये सारे जो रीजन थे, इधर के साइड बहुत ज़्यादा मतलब चांसेस थे कि इधर के साइड मतलब आंदोलन उग्र गति से चल रहे थे, इस वजह से तो इन सभी जगह पे सैनिक शासन लागू नहीं किए गए थे, मतलब लागू किए गए थे और लागू नहीं किए गए थे, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ई होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ देख लेते हैं। 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में हुआ था, बिल्कुल सही है, जिसका अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे और एम.जी. रंगा क्या थे दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव एन.जी. रंगा को बनाया गया था, बिल्कुल यही बात है। मैंने तो ऑप्शन देखी नहीं थी, फिर भी ठीक है, कोई इशू नहीं, सही है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था, सच में यार। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन तीनों हो जाएगा। चलिए डी पे आएंगे। नेक्स्ट, क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत काकोड़ी षड्यंत्र कब हुई थी भाई काकोड़ी षड्यंत्र? तो ये काकोड़ी षड्यंत्र जो हुई थी वो जो लखनऊ में पड़ता है एक्चुअली, तो ये आपका 1925 को हुई थी, 1925 को हुई थी ना भाई। तो इसमें तो 1925 ऑप्शन में नहीं है, तो फिर कैसे मैं मान लूँ। चलो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ई हो जाएगा। ट्रेन लूट हुई थी ना। चलो 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पटना में जुलूस का आयोजन करा गया था? तो ये भगवती देवी के नेतृत्व में करा गया था। और ये दोस्तों भगवती देवी थी कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये थी राजेंद्र प्रसाद की बहन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले प्रेसिडेंट, उनकी बहन थी भगवती देवी, है ना। उन्हीं के नेतृत्व में पटना में महिलाओं का एक विशाल जुलूस का आयोजन करा गया, जिसके बाद उनको गिरफ्तार भी किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी बनता है कि राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम क्या था, है ना, उन्होंने किस आंदोलन में मतलब सक्रिय रही थी, कौन से आंदोलन में, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। राजेंद्र प्रसाद हो गए आपके, जेपी बाबू हो गए हैं, फिर आपका और ऐसे बहुत सारे मतलब नेता रहे हैं अपने बिहार रीजन से, जिनके मतलब वाइफ और जो भी उनके घर से फैमिली से रिलेटेड जो सक्रिय रहते हैं आंदोलन में, तो उनसे भी रिलेटेड नाम पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे के सारे आप देख लो, है ना। चलो नेक्स्ट, खान अब्दुल्ला खां
गफ्फार खां द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाया गया था दोस्तों, लाल कुर्ती। और ये है एक्चुअली में पता है, लाल कुर्ती पहनते थे ना सभी लोग, जिस आंदोलन के सदस्य जो भी होते थे, इसी वजह से इसको लाल कुर्ती आंदोलन की संज्ञा भी दे दी गई थी, है ना। और ये एक्चुअली में अहिंसा और स्वाधीनता संघर्ष को समर्पित है, ये सारे के सारे लोग गांधी जी को ही फॉलो करते थे एक्चुअली, इसी वजह से तो इनका वो हुआ ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था? हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था दोस्तों? तो हिंदू महासभा की ओर से इसमें देखिए BS मुंजे और डॉक्टर MR जयकर दोनों ने भाग लिया था, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन ई पे हम लोग सीधा क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से किसका लेखन अरविंद घोष द्वारा नहीं लिखा गया था, नहीं किया गया था एक्चुअली, ये कौन सा है वही अपने को बतानी है। तो देखिए यहाँ तो आपका द लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष द्वारा लिखी गई थी, वंदे मातरम अरविंदो घोष द्वारा ही लिखी गई थी, ऑल इंडिया ह्यूमन यूनिटी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, एक्सेस ऑन द गीता ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी यार। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन ई हो जानी है। चलिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय पारित किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। ये अधिनियम आपका 1856 की में आया था, है ना। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, देखना है। तो इसमें आपका सेवा सदन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेवा सदन में, ये एक्चुअली बम्बई में बहराम जी मलबारी ने करा था इसका स्थापना, है ना। तो ये कुछ अलग ही लिख दिया है, इसी वजह से इसका राइट आंसर तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा, सुमेलित नहीं है एक्चुअली। इसके अलावा आप देख सकते हैं वेद समाज धरलू नायडू, है ना, फिर धर्म समाज रमाकांत देव, फिर देव समाज शिवनारायण अग्निहोत्री। तो ये बिल्कुल सही है तीनों तीनों, है ना इधर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न को। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? आपको पता ही है लियोन कार्टिस को, है ना, इसके जनक यही है। और इसके बाद इसी का नाम डायरची भी दिया गया था ना, एक्चुअली ये इन्हीं का सुझाव था। चलिए मैंने ऑप्शन नहीं करी, तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय मतलब कि 1947 के समय कब कौन सी पार्टी थी? तो लेबर पार्टी थी दोस्तों, है ना। और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे दोस्तों? तो वो थे क्लीमेंट एटली। एटली उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये वाला, याद रखिएगा। एटली उस समय प्रधानमंत्री थे, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लेबर पार्टी के थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मजदूर संगठन था? कौन सा था दोस्तों? तो ये बॉम्बे जो मिल हैंड एसोसिएशन हुआ था 1890 में हुआ था, है ना। इसकी स्थापना नारायण मेघाजी लोखंडे ने करी थी, याद रखिएगा। ये आपका 1890 में हुआ था। कई लोग कहते क्या है जो आपका मजदूर संगठन, तो उसमें आपका कह देते उस वाला मद्रास वाला, और आपका है ना, तो मद्रास वाला एक्चुअली में 1918 में हुआ था, याद रखिएगा। सारे के सारे आपको डेट याद होने चाहिए, तभी जाकर इसको कर पाओगे इसलिए ना। फिर आपका अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो हुई थी NM जोशी ने करी थी, है ना। फिर इसके और भी एक दो थे जिसमें आपका बैप्टिस्टा हो जाते हैं, लाला लाजपत राय हो जाते हैं, ये 1920 में हुई थी। और इसके अलावा ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन की स्थापना BB गिरी ने करी थी, और ये 1924 में हुआ था। तो ये सारी की चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए निम्नलिखित घटनाओं के कालम क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही आंसर चुनना है।
तो सीरीज वाइज बतानी है अपने को। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं मोपला विद्रोह 1921 हुआ था ना। फिर आपका आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये 1919 में ही हुआ था, लेकिन ये 13 अप्रैल को हुआ था। तो इसको हम लोग थोड़ा सा वो कर सकते हैं, क्योंकि मोपला विद्रोह का कोई डेट नहीं है, बस ईयर तो है लेकिन डेट नहीं है ना। फिर देख लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये आपका 1918 में हुआ था लगभग। और चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में हुआ था। तो ऐसे अगर हम लोग बनाएं तो आपका सबसे पहले आता है प्रथम विश्व युद्ध 1918 वाला, 1 नंबर। फिर 2 नंबर पे आ जाएगा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर 3 नंबर पे क्या बन जाएगा दोस्तों, ये आपका चौरी चौरा हत्याकांड हो जाएगा। मतलब क्या बोल रहा है, सही उत्तर चुनिए ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 4 फिर 2, है ना। देखो 4 फिर 2 बनेगा ना, तो 4 2 किस ऑप्शन में है भाई, 4 के बाद 2 किस ऑप्शन में है, तो वो तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। बस सीधी सी बात है, मार दो, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट। किस वर्ष बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा करी गई थी, तो 1911 में हुआ था, दिल्ली दरबार, है ना, जॉर्ज पंचम, पता ही आपको है ना। और इसमें सचिदानंद सिन्हा का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। और अगर मैं डेट की बात करूं तो 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग करके बिहार उड़ीसा के साथ ही अलग हुआ था। इसको अलग किया गया था और इसकी पटना राजधानी बनाई गई थी। और उसके बाद फिर आपको पता ही है उड़ीसा भी अलग हो गया था। अब कब उड़ीसा अलग हुआ था बिहार से, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। चलो, किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, स्थान, जन्म, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया था। तो ये आपका 1833 का अधिनियम जो आया था, 1833 का, उसी समय किया गया था ना। 1833 का चार्टर्ड अधिनियम में जो भी सरकारी पदों पर चयन होगा उसमें कोई भी ऐसे टाइप को लेकर मतलब उनको साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। और जिसमें आपका बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, पता ही है। और दास प्रथा को विधि विधिवत रूप से घोषित किया गया था कि ये गलत है ना, दास प्रथा को। और भी 1 2 चीज़ें हुई थी, जैसे आपका जो उनका जनरल गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य हुआ करते थे, उसमें चौथे मेंबर को भी ऐड किया गया, चौथा सदस्य शामिल किया गया था। चलिए, तो ये सारी की चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट बनती है 1833 का अधिनियम से। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रोकन विंग्स किसकी प्रमुख रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरोजिनी नायडू की रचना है भाई, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था, भाई झंडा कांड कहाँ हुआ था, आपको याद होगा, फरवरी 1922 भागलपुर में हुआ था झंडा कांड, है ना। इसमें हुआ था क्या एक्चुअली, तो जो भी प्रदर्शन एक चल रहा था उसमें ठेकेदारों ने राष्ट्रीय झंडा का प्रयोग करा था और इस पर ब्रिटिश अधिकारियों ने आपत्ति जता दी। लेकिन आगे चल के ये मामला जो है अहिंसक तरीके से सुलझा लिया गया था, है ना। तो इसी वजह से इसको झंडा कांड के नाम से जाना जाने लग गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या क्या सही है, ये बताने अपने को। तो भाई देख लेते हैं क्या सही है। एक तो आपका हो जाएगा शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित था, बिल्कुल सही है। शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों अच्छी, मध्यम और खराब में विभाजित करा था। शेरशाह ने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज यानी कि 39 अंगुल या 32 इंच एंड सन की डंडी का प्रयोग करा था, हाँ ये भी था। फिर आपका शेरशाह के समय भू राजस्व उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूला किया जाता था, बिल्कुल सही। तो ये चारों आपके सही हैं, तो ऑप्शंस तो चारों के होने चाहिए। हाँ, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायब ए मुमलकत पद की स्थापना करी थी, तो ये बहराम शाह थे, जो कि तुर्की से ताल्लुक़ रखते थे, तुर्की से। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए,
नेक्स्ट, मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से था? तो ये अहमदनगर से था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। और मलिक अंबर को ही दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता था, याद रखिएगा दोस्तों। और एक्चुअली चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। टोडरमल, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे ना। हाँ, सिकंदर लोदी के ही समकालीन थे ये। कबीर ने ईश्वर को निराकर और निगुण बताया था, और इन्होंने जात पात, मूर्ति पूजा और अवतारवाद का भी विरोध करा था इन्होंने अपने टाइम में। कबीर की अगर शिक्षाएं की बात की जाए तो ये बीजक से संग्रहित है, याद रखिएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम कालक्रम अनुसार कौन सा होता है? बतानी है अपने को। तो सबसे पहले आपका आता है दास प्रथा का अंत 1562 में करा इन्होंने, देख लो इजीली। सबसे पहले इन्होंने दास प्रथा का अंत करा था 1562 में। फिर तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करी थी 1563 में। ये एक्चुअली जब मैंने जोधा अकबर देखी थी तभी मैंने ये गौर किया था। फिर आपका जजिया कर की समाप्ति करी थी 64 में। फिर आपका दहसाला प्रणाली लागू करा था 82 में, है ना। 1582 में इन्होंने ये सारी चीज़ें करी थी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, दारा शिको किस सूफी संत से प्रभावित था? तो ये कादिरी संप्रदाय से प्रभावित था दोस्तों, बहुत ज़्यादा, है ना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकाल राहत संहिता तैयार करवाई थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा था, 3 भागों में विभाजित था, एक सबसे ऊपर वाला, फिर मिडिल वाला और एक सबसे नीचे वाला, है ना, निचल नगर। और धौलावीर की खोज की बात की जाए तो ये आपका 1967 में जेपी जोशी के द्वारा खोजा गया था। और यहाँ सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्ह के साथ साइन बोर्ड और हड़प्पा सभ्यता का एक मात्र स्टेडियम भी मिला हुआ है यहाँ पे। अब आप हमें कमेंट में बताएंगे कि धौलावीरा जो प्लेस है वो कहाँ पड़ता है अभी, सिचुएशन अभी के अगर जोग्राफिकल लैंड की बात की जाए तो ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, किस बौद्ध संगति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ थाबीर और महासंघिक में विभाजित हो गया था? तो ये आपका द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन जब हुआ था ना कालाशोक के समय 383 ईसा पूर्व में, जो कि वैशाली में हुआ था। किसके अध्यक्षता में हुआ था ये भी क्वेश्चन होते हैं। तो ये सवाकामी की अध्यक्षता में हुआ था, और इसी बौद्ध संगति में बौद्ध भिक्षुओं में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण थाबीर और महासंघिक में बौद्ध संघ का विभाजन हो गया था, ये भी याद रखिएगा। कालाशोक के समय हुआ था जिस समय, है ना। और उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वो सवाकामी थे, वैशाली में हुआ था, द्वितीय संगति था, है ना। ये 3-4 चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें ये भी प्रश्न बनते हैं, प्रथम कहाँ हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, तृतीय चतुर्थीय कहाँ हुआ था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताएंगे, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक आर्यों के संबंध में सही नहीं है? वैदिक आर्यों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा, वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था, परिवार का स्वरूप आपका मृत तात्मक था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, है ना। जो इनका परिवार था वो समाज परिवार आधारित था, और परिवार प्रति सत्तात्मक होता था, और बाकी सारी की सारी कथनें जो है वो
से रिलेटेड सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेदत्रयी और त्रिय में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं होता है? मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया पढ़ने में, आई डोंट थिंक सो। ऋग्वेद हो गया, अथर्ववेद सॉरी, है ना, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को सम्मिलित रूप से वेदयत्री और त्रिवी ही कहा जाता है, तो राइट आंसर तो ऑप्शन डी होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म में त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं है, शामिल नहीं है एक्चुअली में, तो ये आपका सम्यक तप जो है वो सम्मिलित नहीं है, बाकी इसके अलावा ठीक है, सभी सभी है ना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है दोस्तों? ये गुप्तचर व्यवस्था से है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग करा गया है? बिहार क्षेत्र के लिए एक्चुअली में, है ना, ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट और ब्रात्य शब्द का प्रयोग हुआ था। और अगर मैं बात करूँ अथर्ववेद में, तो अंग और मगध, और यजुर्वेद में विदेह राज शब्द का इस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता था, है ना, तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। इतने सारे नाम है, चलो कोई इशू नहीं है। पाल वंश के किस शासक ने उत्तरापथस्वामीन की उपाधि धारण करी थी? ये धर्मपाल थे, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। ये पालवंशी शासक थे जो कनौज पर आक्रमण करा और उन्होंने चक्रा युद्ध को कनौज का शासक नियुक्त कराए और भव्य दरबार का आयोजन भी करा था उस समय, और इन्होंने ही इसकी उपाधि धारण करी थी, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सही सुमेलित नहीं है? अंग चंपा, वनजी राजगीर बोल रहा है, तो जो वंजी था वो वैशाली की राजधानी थी, महाजनपद, है ना, जबकि जो गिरिव्रज है वो मगध महाजनपद की राजधानी थी। बाकी सारे के सारे तो सही है, तो राइट आंसर तो ऑप्शन बी ही हो जाएगा। गंधार, तक्षशिला, क्रू, द्रुपद सही है सभी। मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया, निम्नलिखित में से कौन सा 7 वर्ग में सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका जो यहाँ लिखा हुआ है ना, किसान था, सैनिक, कारीगर और शिल्प, ये तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, शिल्पकारी और कारीगर में लेकर। यहाँ पे क्षत्रिय नहीं था दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो वो है स्वीडन। स्वीडन पहला देश बन गया है दुनिया का, है ना, और जिसे ग्रीन स्टील के नाम से भी जाना जाता है इसी को। और ग्रीन स्टील को किसके द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों? तो ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, HYBRIT, हाइब्रिड के द्वारा किया गया है ना, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी द्वारा इसको विकसित किया गया है, और इसकी पहली डिलीवरी वॉल्वो एबी को ट्रायल रूप में करी गई है ना, ट्रायल रन के रूप में की गई है पहली डिलीवरी। वॉल्वो जानते हो ना, ऐसे अगर हम लोग जनरली वॉल्वो को जाने तो वॉल्वो का बस आता है और वॉल्वो का मोबिल भी आता है ना, लुब्रिकेंट, तो याद रखिएगा। चलिए, वॉल्वो। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस देश के सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानक रैंक में सम्मानित किया गया है? तो ये आपका नेपाल के हो जाएंगे। भारत सरकार ने नेपाल के सेना प्रमुख को इंडियन आर्मी के ऑनरेरी जनरल का रैंक सम्मानित करा है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और अभी अपने देश के प्रेसिडेंट कौन बने हैं दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताएंगे, और कितने नंबर के प्रेसिडेंट बने, क्योंकि नंबर से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो भी आप हमें बताएंगे। चलिए नेक्स्ट, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो वह भुवनेश्वर, राइट आंसर ऑप्शन सी बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो कोझिकोड में किया गया है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि आपका केरल में पड़ता है। लैंगिक समानता को लेकर मुक्त किया गया है इसको। द लिटिल बुक ऑफ एंकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? दलाई लामा है दोस्तों।
और आपको पता होना चाहिए दलाई लामा किसी आदमी का नाम नहीं बल्कि एक पद का नाम है, याद रखिएगा, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक का 31वां जिला घोषित किया गया है? तो वो है विजयनगर। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने माँ योजना शुरू करी है? तो पश्चिम बंगाल है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे वैसे भी खाना बहुत सस्ता है भाई, मछली तो बहुत सस्ती है। फिर देखते हैं, और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा शहरी वनों के विकास हेतु किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में नामित करा गया है? मान्यता दी गई है एक्चुअली, तो वो हैदराबाद है दोस्तों। नेक्स्ट, दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य का निर्माण किस देश में किया गया है? तो वो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का पहला ट्रांजेक्टर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? तो वो तेलंगाना में खोला गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में निम्न में से किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित करा गया है? तो इसमें आपका चीन और सल्वाडोर दोनों हो जाएंगे। सल्वाडोर आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मिडिल में पड़ता है, बीच वाले पार्ट में पड़ता है ना। और आपका चीन तो आपको पता ही है, एशिया का पार्ट है, तो ये आपका हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। फिलीपींस निम्नलिखित में से किस फसल के आनुवंशिक रूप से संशोधित वाणिज्य उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो वो गोल्डन राइस है दोस्तों, गोल्डन राइस है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। बिहार बजट 22-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का विकासात्मक व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत था दोस्तों? तो ये 67.37% है, 67.37%, याद रखिएगा ना। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एकदम इसको क्लियर रखना है, डाटा भी क्वेश्चन पूछे जाते एग्जाम में ना, तो ये चांसेस बनते हैं इसके। बिहार बजट 22-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान कितना है भाई? कुल बजट अनुमान कितना है भाई? तो ये आपका है 1,00,000 करोड़। कितना दोस्तों? 1,00,000 करोड़। और कमेंट में बताइए 1,00,000 करोड़ में कितने जीरो होंगे? बस जस्ट फन, है ना। और अगर ये जो है आपका 21-22 के बजट के अनुमान के बराबर ही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं दोस्तों। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार राज्य में 20-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितना है दोस्तों? कितना था? तो ये 50,555 रुपया हो गया था, है ना, जो कि आपका 19-20 में कितना था दोस्तों? 19-20 में तो 49,272 रुपया था, है ना, जो कि 2.5% बढ़ा हुआ है अभी के समय में, है ना, इस वाला समय में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। जबकि इसके पहले क्या था? 49,272 था ना, ऑप्शन ए वाला पहले था इसके पहले। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन कॉर्नीवैक को बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो रसिया। राइट आंसर ऑप्शन ये डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 2019 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान करा गया है? तो वो है दोस्तों रजनीकांत, सर रजनीकांत को प्रदान किया गया है दोस्तों, हलाइवा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज भारत में कहाँ बनाया गया है? टैजबिनो, जम्मू कश्मीर में दोस्तों, है ना, चिनाब नदी पर बना है, जो कि आपका समुद्र तल से, जो कि नदी जो नदी है एक्चुअली, सॉरी, नदी जो है उसके तल से 359 मीटर है और इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसे 21-22 के लिए नैस्कॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो रेखा मेनन है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नीति आयोग के तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 20-21 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले कौन से राज्य हैं दोस्तों? तो वो केरल है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं।
76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA का अध्यक्ष किसे चुना गया है दोस्तों? तो ये अब्दुल शहीद है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अब्दुल्ला शहीद। चलिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश है। ये यहाँ पूछ रहा है किसको लेकर, वन स्थिति रिपोर्ट में ना, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? तो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, सबसे सर्वाधिक वृद्धि हुई है, जो कि आपका 647 वर्ग किलोमीटर हुआ था। फिर आपका तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक और फिर झारखंड का नंबर आता है दोस्तों। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बन गया है दोस्तों? तो ये बयान है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है ना, बांदीपोरा जिले में पड़ता है बयान गांव, जो कि 18 साल से ऊपर के सभी आदमी को टीका लगाया जा चुका था, कंप्लीट कर दिया जा चुका था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये शकुंतला हरक सिंह है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने वार्षिक तरलता को बढ़ावा देने में मदद के लिए कितने बिलियन डॉलर के विशेष आहरण अधिकार के आवंटन को मंजूरी दे दी है? तो 650 है ना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, ने क्या करा है? ग्लोबल जो लिक्विडिटी को बढ़ावा देने के लिए मदद के लिए IMF और स्पेशल ड्राफ्ट राइट्स SDR में 650 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड सामान्य आवंटन की मंजूरी दे दी है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। दुनिया भर में अफ्रीका डायस्पोरा के असाधारण योगदान को बढ़ावा देने के लिए अफ्रीका के मूल के लोगों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निम्न में से किस तिथि को पहली बार अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है दोस्तों? तो ये 31 अगस्त है। बहुत अच्छी बात है, 31 अगस्त को है ना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। फीफा अंडर-17 महिला कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। बहुत खुशी की बात है। चलो, बिहार सरकार ने कोरोना से अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने कितने राशि देने की बात करी है? तो 1000 देने की बात करी है ना, पालन पोषण के लिए। चलिए, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कोरोना काल के दौरान बिहार के किस राज्य में गरीबी को भोजन उपलब्ध कराने हेतु कम्युनिटी किचन नामक पहल की शुरुआत करी गई है? ये पटना में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार की राजधानी में। बिहार में कोरोना महामारी को हराने के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से गतिशील टीकाकरण केंद्र चलाने का निर्णय लिया है? तो टीका एक्सप्रेस। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। सॉरी को मिलाना है, तो यहाँ पे आपका आर्टिकल दिया हुआ है 47, 51, 42 और 40 है ना, और उसी से मिलाना है आपको। तो 47 तो आपका आर्टिकल 47 क्या है? शराबबंदी कानून है ना। चलो, फिर तो 1 का 2 हो जाएगा। फिर आपका है 51, जो कि आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वो उससे है संबंधित। और फिर आपका आ जाता है आपका 42, जो कि लाभ अधिनियम है, मातृत्व लाभ अधिनियम, तो इसका 4 हो जाएगा। और 40 का तो जो बच गया 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे 2, 3, 4, 1। चलिए, विधानमंडल के दोनों सदनों का द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। कौन से विकल्प होते हैं भाई राज्यपाल के पास? तो इनके पास एक्चुअली 4 विकल्प होते हैं। अनुमति दे सकते हैं, ये अनुमति रोक भी सकते हैं, और बिल को पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं, और बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख भी सकते हैं। तो इनके पास टोटल 4 बनते हैं ना। तो यहाँ पे तो राइट आंसर ऑप्शन ई होना है ना। प्रधानमंत्री के पास नहीं भेजते हैं एक्चुअली। लैम्डक सत्र या पंगु सत्र का तात्पर्य क्या है भाई? तो इसका क्या तात्पर्य है? तो ये एक्चुअली जो नई लोक सेवा गठन के पहले और जो प्रेजेंट में लोकसभा का जो अंतिम सत्र होता है ना, उसी से संबंधित है।
उसी को कहते हैं ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, असत्य का चयन करना है। 12 बजे क्या, 12 से 1 बजे क्या होता है दोस्तों, तो शून्यकाल होता है, याद रखिएगा 12 से 1 शून्यकाल होता है। और 11 से 12 बजे क्या होता है, प्रश्नकाल होता है। 11 से 12 बजे प्रश्नकाल होता है, ये भी सही है। 3 से 6 बजे क्या होता है, कुछ होता है क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। फिर 1 से 2 बजे का जो होता है वो भोजन के लिए अवकाश होता है। और 2 से 6 बजे का जो है विधायी कार्य होता है ना, 2 से 6 बजे का होता है, जबकि यहाँ पे 3 से 6 लिखा हुआ है, समझ गए। और फिर इसके बाद भोजन का ही जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 1 से 3, तो ऐसा नहीं 1 से 2 होता है, तो ये दोनों के दोनों आपके गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलो नेक्स्ट, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है दोस्तों, ये संसद का नियंत्रण होता है। संसद तो सब खेला करती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, तो राष्ट्रपति हैं दोस्तों, आर्टिकल 126 के अकॉर्डिंग, 126 आर्टिकल के अकॉर्डिंग है ना, 126। चलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। राज्य सूची में आती है ना, 7वीं अनुसूची में, ये आपका आर्टिकल 243 के टॉक के अकॉर्डिंग होता है ना, ये भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन हो सकते हैं भाई, क्वेश्चन तो आजकल बहुत डिप जा रहे हैं। तो आर्टिकल 243 के टॉक के अकॉर्डिंग याद रखिएगा भाई, है ना। जो पंचायतों को संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, राज्यों का राज्य सूची का विषय है एक्चुअली ये। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, तो ये तो दोनों सदन के द्वारा लगाया जा सकता है ना, आर्टिकल 61 के तहत। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वो था, क्या था दोस्तों, तो भारतीय डाकघर विधेयक है। भारतीय डाकघर विधेयक में तो इन्होंने बस एक बार करा था ना, जो कि थे आपके उस समय के ज्ञानी जैल सिंह। तो भारत के अगर इतिहास में बात किया जाए तो ये पहले राष्ट्रपति हुए जिन्होंने 1986 में, याद रखिएगा दोस्तों, हो सकता है क्वेश्चन, भारतीय डाकघर विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा ऐसा राज्य है जहां राज्यसभा सीटें की संख्या समान नहीं है, ये महाराष्ट्र है दोस्तों, है ना, महाराष्ट्र है। अगर सबसे अधिक राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो यूपी के पास है। टोटल कितनी है दोस्तों, यूपी के पास 31 है ना। फिर 2 नंबर पे आता है महाराष्ट्र, 19 है। और तीसरे नंबर पे आपका बिहार और बंगाल, जिसके पास 16 है ना, बिहार और वेस्ट बंगाल, इन दोनों के पास 16 है, याद रखिएगा, है ना। और आंध्र प्रदेश के पास 11 है, मध्य प्रदेश के पास 11 है, गुजरात के पास 11 है, ये तीनों बन जाते हैं एक साथ, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों आपको पता ही है, तीनों के पास 11-11 है, तो बाकी ये बच गए जिनके पास 19 है। चलिए, केंद्र बजट 22-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में प्रभावी राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है दोस्तों, तो ये 2.6% अनुमानित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, उपयोगिता से अभिप्राय है क्या भाई, तो ये है आवश्यकता में संतुष्ट करने की शक्ति, ये उपयोगिता से अभिप्राय है, आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूची को मिलाइए। भिलाई इस्पात संयंत्र रूसिया के मदद से किया गया था, रसिया के मदद से भिलाई इस्पात संयंत्र। फिर आपका राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है वो, राउरकेला जो संयंत्र है वो आपका
जर्मनी के मदद से किया गया था। फिर बोकारो स्टील प्लांट जो है वो रसिया की मदद से ही किया गया था 1964 में। बोकारो प्लांट 1964 में किया गया था। और जो भिलाई इस्पात है जो 1956 में किया गया था रसिया की मदद से। रसिया की मदद से ये दोनों हो गया आपका बोकारो और एक हो गया आपका भिलाई, है ना, याद रखिए पहले। और इसके बाद आपका आता है राउरकेला वाला। राउरकेला वाला आता है आपका 1955 में, जर्मनी की मदद से किया गया था ना, जर्मनी की मदद से। और एक आता है दुर्गापुर स्टील प्लांट, आपको पता ही है 1959 में इसकी स्थापना करी गई थी। और ये ब्रिटेन के मदद से हुआ था, है ना, ब्रिटेन के मदद से दुर्गापुर स्टील प्लांट 1959 में। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कृषि जोत के ढांचा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन कौन सा चयन करना है, देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा सीमांत जोत जो होता है वो क्या होता है एक्चुअली में, तो 1 हेक्टेयर से कम जो जोत होती है ना, जो खेती में की जाती है ना, तो उसको सीमांत जोत कहते हैं। और छोटी जोत 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच वाली को, और बड़ी जोत जो भी 10 हेक्टेयर से अधिक होती है उसको। इसका राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीपुल्स प्लान का प्रतिपादन किया गया था दोस्तों, तो एम एन रॉय के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2021 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था, तो ये कर्नाटक में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे आते हैं। सॉरी, सन 1944 में गांधीवादी योजना किसके द्वारा लाया गया था दोस्तों, तो ये मन्ना रायण के द्वारा लाया गया था 1944 में, है ना, जो कि गांधीवादी नेता थे ये एक्चुअली में। गांधी जी के ही विचारों से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है। जिसमें आपका कृषि, लघु और कुटीर उद्योग को विकास पर बल दिया गया था इनकी इस योजना से। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था दोस्तों, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ना, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 का उस समय किया गया था ना, याद रखिएगा 1992 से 95 वाला था ना 8वीं पंचवर्षीय योजना, उसी में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को लघु संसद को कहा जाता है दोस्तों, ये जो महासभा है उसी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किस केंद्र द्वारा शुरू की गई सार्थक योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया सार्थक योजना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितनी रही दोस्तों, तो 17.7% रही दशकीय वृद्धि दर, है ना, 2001 से 11 के बीच। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। जनगणना 11 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो वह हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। यहाँ की कुल जनसंख्या जो है वो उसका 90% जो है वो ग्रामीण इलाकों में बसते हैं, 90%। चलिए, किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, किस में है भाई, तो दूध उत्पादन में है दूध उत्पादन में भाई, गौ हमारी माता, इसीलिए तो। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, यह है ब्याज दर। राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है एक्चुअली, है ना। राजकोषीय नीति से क्या तात्पर्य है भाई, क्या इसे समझते हैं, तो सरकार की उन नीतियों से है जो खर्च, निवेश और टैक्स की दरों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, तो टैक्स के दरों और सार्वजनिक खर्चे जो होते हैं उसके बीच एक बैलेंस बना के रखना, ताकि महंगाई बढ़े नहीं और आर्थिक विकास भी सुनिश्चित हो सके। सब समझना है। आरोग्य धारा 2.0 का संबंध प्रमुख रूप से केंद्र के किस योजना से है दोस्तों, तो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से है। राइट आंसर ऑप्शन
बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्रीय बजट 22-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये 4 टोटल रखा गया है। केंद्रीय बजट 22-23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेंजिंग एंड एक्सेलरेटिंग, अब जो भी आगे लिखा हुआ है एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये 6000 करोड़ का है, 5 वर्षों में ना 6000 करोड़ का है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ष 22-23 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान रखा गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 2.9%। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के अणुओं की संख्या में क्या अंतर है? तो 3/2 का डिफरेंस होता है ना, 3/2 का अंतर होता है। अगर मैं जिप्सम के फॉर्मूले की बात करूं तो होता है CaSO4 2H2O, याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CaSO4 हाफ H2, है ना। पानियों में अणु की संख्या अगर देखी जाए तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 और माइनस में हाफ, देख लो 3/2 तो हो ही गया ना। बस अपने को तो जल से ही मतलब है ना, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हाफ है तो उसी को रख लेंगे, दैट्स इट, 3/2 आ गया, सिंपल था। चल नेक्स्ट, कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है? कौन सा है भाई? तो ये यहाँ पे हो जाएगा जिरकोनियम, जो कि रेडियो एक्टिव नहीं है। और इसकी खोज किसने करी थी? तो फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बेक्यूरेल और मैडम क्यूरी ने करी थी इसकी खोज, रेडियो सक्रियता की खोज करी थी, है ना। और ऐसे में जो तत्व होते हैं आपका नाभिक अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व यही कहलाते हैं दोस्तों। होगा ना कि रेडियो एक्टिव तत्व होते कौन से, तो ये सारे के सारे हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सिरका, एसिटिकम, संतरा, साइट्रिक, इमली, टार्टरिक, टमाटर, ऑक्जेलिकम। तो ये सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों, और ऑक्जेलिकम आपका टमाटर में भी पाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, साबुन का सूत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, साबुन का सूत्र क्या होता है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं साबुन का सूत्र क्या होता है ना। साबुन जो है वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, जिसका सूत्र जो होता है वो C17 और H35 COONA होता है, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आप देख सकते हो यही फार्मूला है ना साबुन का, जो हम लोग रगड़ के नहाते हैं। नाभिक की त्रिज्या क्या है? नाभिक की त्रिज्या इसकी द्रव्यमान संख्या के घनानुपात के समानुपाती होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, कौन सी मूलभूत राशि है? भौतिक मूलभूत राशि है ना, मूल भौतिक राशि है। तो यहाँ पे आपका बल, ताप, विद्युत धारा, फिर कार्य, ये लगभग सभी के सभी है दोस्तों, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, शुद्ध द्रवों के मिश्रण को उनके क्वथनांक के अधिक अंतर के आधार पर अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन ऑफ वाटर, है ना, डिस्टिलेशन, जिसको हम लोग आसवन भी कहते हैं हिंदी में ना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डिस्टिलेशन। एंटीजन को कौन नष्ट करता है भाई? एंटीजन को तो वो एंटीबॉडी होता है जो नष्ट करता है इसको, पैथोजन, एंटीजन को नष्ट करते हैं पैथोजन को, है ना। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है? पैकलाइट के निर्माण में किया जाता है दोस्तों। चलिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि किस आवृत्ति के अनुरूप ध्वनि है दोस्तों? तो ये 30,000 जो हर्ट्ज होता है ना, वहाँ तक के जो इंफ्रासोनिक साउंड होता है वो आपका ग्रेटर होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का, जो कि ऑडिबल साउंड होता है। और इसके बाद जो आते हैं जो कि बड़े होते हैं इससे भी, अल्ट्रासोनिक साउंड, जो कि वुमेन का ऑडिबल साउंड नहीं होता, ये रेंजी नहीं होता है ना, याद रखना।
वुमेन का जो ऑडिबल साउंड है जहाँ तक आदमी सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है ना, 20 से 20,000 है, 20,000 हर्ट्ज तक आदमी सुन सकता है, इसके बाद आदमी नहीं सुन सकता भाई। चलो तो इसका 30,000 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो गया। चलो भाई, पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजी किसने लिखी थी भाई? बाप, किसने लिखी थी भाई? तो लेनमार्क ने लिखी थी, लेमार्क ने। इसकी तो बहुत सारे सिद्धांत भी है एक्चुअली। इन्होंने ही सर्वप्रथम जैव विकास पर तर्कसंगत सिद्धांत दिया था, है ना। और इसकी व्याख्या सिद्धांतों को जो भी इनकी रही है वो 1809 में इनकी ये पुस्तक आई थी, फिलॉसफी जियोलॉजी। इसी में इन्होंने प्रकाशित करी थी। और ये सारे के सारे पढ़ोगे मेंस में, अगर एंथ्रोपोलॉजी रहेगा तो आप पढ़ोगे इस चीज़ को, इनके बारे में, डार्विन के बारे में, इनके बारे में ना, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन होती है मुख्यतः, जो कि है ही नहीं, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, ज्वलनशील गैस होती है एक्चुअली में ये। चलिए, हाइपरमेट्रोपिया के मामले हैं तो किसी निकट वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना के पीछे बनता है, तो वही हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं ना उसको। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा यदि वो पिंड क्या होगा भाई? जो लागू बल की दिशा होगी उसी में चलता रहेगा, तो क्योंकि आपको पता ही है जो वर्क होता है वो क्या होता है, फोर्स कॉस थीटा, है ना भाई। थीटा यहाँ पे क्या होता है, बल और विस्थापन के बीच का कोण है। बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही है। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, लागू बल की दिशा में चलता रहेगा। तो चलो, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? देखो भाई, समुद्री घोड़ा जो होता है वो मछली होता है, याद रखना, है ना। बाकी आपका स्टार फिश जो होता है वो मछली के कैटेगरी में नहीं आता है, इकाइनोडर्म श्रेणी में आता है, जो कि एक जंतु है। फिर जेली फिश जो होता है वो सिलेट्रेट संघ का एक जंतु होता है। फिर डॉग फिश जो होता है वो भी आपका एक स्कॉलियोडन कहलाते हैं उसको, है ना। उपास्थीन मीन अलग बात है। फिर जो ये एक्चुअली समुद्री घोड़े होते हैं वो बॉनी फिश होते हैं ना, जिसको हिप्पोकैम्पस भी कहते हैं, हिप्पोकैम्पस। तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलो, 1 को 2 से मिलान करनी है। पहला लिथियम बैटरी है भाई, सोडियम क्या है भाई, तो ये रक्त में पानी की मात्रा का नियंत्रण करता है। फिर के पोटेशियम क्या है भाई, तंत्रिका आवेग का स्थानांतरण करता है। सी क्या है भाई, तो परमाणु घड़ियों में समय रक्षक होता है ना, सीजियम। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, बी नहीं होगा, सी होगा। निम्न भौतिक राशियों पर विचार करनी है अपने को। चलो भाई विचार करो। तो यहाँ पे विद्युत धारा, कार्य, तापमान, धनात्मक, उनमें से कौन सी अदिश राशि है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है तो, है ना। तो यहाँ पे अदिश राशि कौन कौन सी है दोस्तों? अदिश राशि पूछ रही है ना, तो 1 2 3 4 तो सारे के सारे अदिश ही है। विद्युत धारा, कार्य, तापमान, धना, तो ये सब के सब क्या है, सॉरी अदिश राशि मैं कह रहा हूँ। ये भौतिक राशियों पर विचार करनी है और ये अदिश राशि है, तो ये सभी सभी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ना। और ये अदिश राशि क्या होते हैं दोस्तों? ये अदिश राशि क्या होते हैं, सबसे पहले यही माइंड में आएगा ना। तो वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होते हैं, दिशा नहीं होती है, उसको अदिश राशि कहते हैं। तो विद्युत धारा, कार्य, तापमान, घनत्व, चाप, ये सारे तो वही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और जिसमें परिणाम भी हो उसको सदिश राशि कहते हैं। चलो, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन किसके अनूठी विशेषता है दोस्तों? एंजियोस्पर्म की विशेषता है बना, डुअल फर्टिलाइजेशन, एंजियोस्पर्म फूल वाले जो पौधे होते हैं ना, उसकी एक विशेषता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? तो ये जो होता है ना कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, ये नहीं होता ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी सब तो होते ही है। अगर मैं इसके प्रोसेस की बात करूं तो देखो क्या होता है एक्चुअली में। सबसे पहले पौधा क्या लेता है हमसे, मतलब लेता क्या है, ये इनपुट के तौर पे क्या लेता है, CO2 लेता है ना।
फिर जल लेता है ना, और देता क्या है भाई, तो देता है एक्चुअली में ये ग्लूकोज है, फूड देता है ना भाई, तो ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 6 का वो रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे C6 होता है ना इसका ग्लूकोज का, फिर 6H2O होगा, और फिर ऑक्सीजन भी तो देता है भाई, O2 ऑक्सीजन भी तो ये देता है। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें इससे आती हैं, इसको तो ये ऐसे ही वो कर देता है धूप से, बाकी ये 2 चीज़ें लेता है और हमें मेनली फूड और ऑक्सीजन देता है ना। चलो याद रखना, ये भी रिएक्शन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट एग्जाम में। फिर अगला प्रश्न है, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था भाई, जंपिंग जीन, ये बारबरा मैक्लिंटॉक थे, उन्होंने ही करा था ना जंपिंग जीन। तो इन्होंने एक्चुअली 1983 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी हासिल किया था, और अध्ययन के दौरान ही इन्होंने पाया कि मक्के के जो पौधे होते हैं वो उसके कुछ जो अनुवांशिक तत्व होते हैं उनका एक जो गुणसूत्र होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी इनके एक्सपेरिमेंट वाली, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइजोसोम जिन्हें आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है किस अंग द्वारा निर्मित होता है दोस्तों, ये गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है, गोल्गी बॉडी, लाइजोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी द्वारा किया जाता है, होता है एक्चुअली में गोल्गी बॉडी। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं, कौन सा मानव आहार नाल में भाग का सही क्रम है, मुंह से खाया, ग्रसनली से गया, पेट में गया, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, बड़ी आंत से बाहर निकल गया। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बड़ी आंत के बाद एक्सक्रेशन होता है ना, चलो, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों मात्रा अनुसार का सही क्रम क्या है भाई, तत्वों में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है ना 65% तो ऑक्सीजन ही होता है, फिर आपका कार्बन भी तो है 18% लगभग, हाइड्रोजन 10%, फिर नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.4% और फास्फोरस 1.1%। तो इसका क्या बन जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन ही होता है ना, तो ऐसे करके याद रखना, ऑक्सीजन के बाद कार्बन ही होता है, देख लो ऑक्सीजन के बाद कार्बन होता है ना, बस सीधी सी बात है, आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन पादपों में जनक अवस्थाओं का सही क्रम है, इसमें आपका आता है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भ्रूण, अंकुर, युग्मनज, फिर युग्मक। चलो, कौन प्रोटीन नहीं है, हिमैटिन जो है दोस्तों ये प्रोटीन नहीं होता है, इसके अलावा बाकी सब प्रोटीन है, एक्टिन, मायोसिन, एल्बुमिन। चलो, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है दोस्तों, तो ये फैलोपियन ट्यूब में होता है, राइट आंसर इसका ऑप्शन फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा बी। चलो, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है कहाँ पे, तो जो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है दोस्तों ये आपका जीवद्रव झिल्ली से ढकी होती है ना एक्चुअली में, ये एक्चुअली प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, जो कि पौधे के विकसित विकासशील में बहुत त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है ना, वो ऐसा करके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन लिपिड तो दोनों दिया हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, पित्तपिंड कॉर्पस लैक्टम कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है दोस्तों, तो ये अंडाशय में पाई जाने वाली है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एंटीहिस्टामाइन और स्टेरॉयड के प्रयोग से शीघ्र राहत मिलती है, कोई एलर्जी होती है ना तभी, क्योंकि इम्यून सिस्टम होता है ना उसी को लेकर ये वो करता है ना वाली स्थिति होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एलर्जी से। सॉरी, मनुष्यों में आनुवंशिक विकारों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो जो पीसीआर होता है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पीसीआर।
चलो, गोबी किस प्रकार का मरुस्थल है? ठीक, शीतोष्ण कटिबंधीय है गोबी, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सबसे फेमस, विश्व में सबसे प्रमुख मरुस्थल की बात करूँ तो जिसमें आपका आता है सहारा, जो कि उष्ण कटिबंधीय है। थार उष्ण कटिबंधीय ही, अरब वाला जो कि उष्ण कटिबंधीय है। फिर आपका आता है कलाहारी, उष्ण कटिबंधीय है। फिर तकलामाकन शीतोष्ण कटिबंधीय है। गोबी जो कि शीतोष्णी है। और फिर आपका आता है नामीब, शीतोष्ण कटिबंधीय है। याद रखिएगा। चलिए, ये फेमस थे जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते थे, इसीलिए मैंने बता दिए। अगला है मिलान गलत है, कौन सा भाई? बंदरगाह और राज्य दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देखो दीनदयाल गुजरात में है, एन्नोर आंध्र प्रदेश में बता रहा है, जबकि एन्नोर तमिलनाडु में स्थित है और तुतीकुरम भी तो तमिलनाडु में ही है, तो ये भी राजस्थान में बता रहा है। बाकी आपका नोआवा शोवा जो है महाराष्ट्र में, तो बिल्कुल 2 और 3 बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? कहाँ पे होती है दोस्तों? तो ये जो है आपका रहता है, तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो किशनगंज में होती है, और सबसे कम जो होता है वो औरंगाबाद में होता है। किशनगंज में 200 सेंटीमीटर के लगभग होता है और औरंगाबाद में 90 सेंटीमीटर का लगभग होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी देश में शामिल नहीं है? कौन सा है भाई? यमन जो है। बाकी इसके अलावा कौन कौन सा देश खाड़ी देश में शामिल है? कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन है। यमन जो है वो खाड़ी देश में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य के परित अपनी कक्षा में लगभग कितनी गति से चक्कर लगाती है दोस्तों? तो 1 डिग्री प्रतिदिन, है ना, तभी तो 365 हो जाता है। 360 देशांतर घूमने में पृथ्वी को, तभी तो होता है ना। तो प्रतिदिन पृथ्वी के लगभग 1 डिग्री देशांतर कवर करते हैं ना, 1 डिग्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वो कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? तो वो है दोस्तों औसत वर्षा। बाकी इसके अलावा आप देख सकते हैं अक्षांशीय स्थिति, वनस्पति के प्रकार, समुद्र से दूरी, 3 रिस्पॉन्सिबल कारक है ना, पैरामीटर है। चलो, एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तो वो है आपका बोर्नियो जो है वो द्वीप दुनिया का तीसरा और एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, एक्चुअली द्वीप है। फिर बोर्नियो द्वीप जो है वो इंडोनेशिया, मलेशिया और बोर्नोई तीनों देशों में बटा हुआ है। इसका लगभग 73% हिस्सा जो है वो इंडोनेशिया में आता है और 26% हिस्सा मलेशिया में, और 1% जो बचा हुआ हिस्सा है वो बोर्निया में आता है। भौगोलिक रूप से यह जावा से उत्तर में, सुलावेसी से पश्चिम में और सुमात्रा से पूर्वी में स्थित है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, भारत में पहली बार सूती वस्त्र किस स्थान पर स्थापित किया गया था दोस्तों? तो ये बात है 1818 की, जब भारत में पहली बार कोलकाता में फोर्ट क्लस्टर में सूती वस्त्र का मिल स्थापित किया गया था, लेकिन वाणिज्य रूप से ये सफल नहीं हो पाया था, जिसके बाद इसको 1854 में बम्बई में स्थापित किया गया, जो कि सफल रहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार किस राज्य में है? नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में है, जो कि आपका ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को जहाँ पे मिलाता है ना, वही है नीलगिरी पहाड़ियाँ, यहीं पे मिलते हैं ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो, वर्तमान में तांबा उत्पादन में कौन सा राज्य देश में अग्रणी है दोस्तों? तो इसमें मध्य प्रदेश 1 नंबर है और राजस्थान दूसरे स्थान पे है दोस्तों, है ना। ऐसे वाले भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप चाहो तो देख सकते हो, है ना, जो कि इम्पोर्टेंट है। एक का क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं इससे लेकर, देश और दुनिया में कौन 1 नंबर पे है, इसके क्वेश्चन बनते हैं ना, इसीलिए। बाकी इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे मैथ के क्वेश्चंस हैं, तो इसका आप मैं PDF ही प्रोवाइड कर दूंगा सॉल्यूशंस का भी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है एक्चुअली। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।